नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना की बीमारी से मौत हो गई। वो पिछले 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 2 बार उनकी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज भी किया गया। एक दवा और इंजेक्शन अमेरिका से भी भारत लाकर यहां विशेष अनुमति से लेकर उन्हें दी गई थी। बावजूद उसके उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को इसी साल 26 जनवरी को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। तो कोरोना की वजह से इंस्पेक्टर की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले तमाम वो कोशिशें की गईं जिससे उन्हें बचाया जा सके। पिछले 14 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। 2 बार उनकी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज भी हुआ और एक दवा और इंजेक्शन अमेरिका से भी भारत लाकर यहाँ विशेष अनुमति से लेकर उन्हें दी गई थी। बावजूद उसके उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को इसी साल, आपको बता दें, 26 जनवरी को पुलिस मेडल से सम्मानित भी किया गया था। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, हमने एक कोरोना योद्धा खो दिया इसी के साथ। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, एक बहादुर पुलिस अफसर थे संजीव कुमार यादव, जो लंबे वक्त से स्पेशल सेल में तैनात थे और इसके पहले क्राइम ब्रांच में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। 26 जनवरी को उन्हें वीरता का जो पुलिस मेडल है वो भी मिला था और 14 दिनों से वो मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा, जबकि 2 बार उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। एक विशेष दवा जो है वो अमेरिका से एक विशेष अनुमति से वो भी उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिकवर नहीं कर पाए और कल उन्होंने दम तोड़ दिया। ये उनके परिवार के लिए, पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक जाबाज पुलिस अफसर दिल्ली पुलिस ने खो दिया है, जो कई बड़े ऑपरेशन में स्पेशल सेल के एक अहम भूमिका निभा चुके थे। जी। राजस्थान के जोधपुर में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर पर हमला बोल दिया। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई, जिसमें एक कार एक गली में घुसती नजर आई। कार रुकी भी नहीं थी, मगर बदमाशों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने चलती कार में ही उसके दरवाजे खोल दिए और कार से उतरते ही सामने वाले घर पर धावा बोल दिया। लात मार मार कर ही घर का दरवाजा तोड़ डाला गया। उन्होंने बाहर खड़ी मोटरसाइकिल गिरा दी और हंगामा करने लगे। हमला करने पहुंचे लड़कों के तेवर ऐसे दिखे मानो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर पड़ोस की महिलाएं बाहर आईं तो लड़के उन्हीं को उंगली दिखाते नजर आए। कुछ देर बाद हमलावर जाने लगे, लेकिन घर में किसी के न मिलने की खींच इतनी ज्यादा थी कि उनमें 2 वापस मुड़े और एक स्कूटी और गिरी हुई बाइक पर अपना गुस्सा उतारने लगे। इस बीच घर के अंदर से एक लड़का दरवाजे पर आ गया। उसे देखते ही सभी बदमाश घर में घुस गए, मगर बाहर निकलने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान में एक अस्पताल में हुए भीषण धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये धमाका वहां एक टैंक में गैस के लीक होने की वजह से हुई। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त इमारत के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ थी। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज काफी दूर से ही सुनी जा सकती थी, जबकि धमाके के बाद इमारत से उठती आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। धमाके के बाद वहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गईं, जबकि घायलों को निकालने के लिए पुलिस ने इमारत के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया और इसके बाद 10 से ज्यादा एम्बुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची। ईरान के तेहरान में ये अस्पताल में हुए भीषण धमाके में 19 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाका वहां एक टैंक में गैस के लीक होने की वजह से बताया जा रहा है हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त इमारत के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ जुट गई। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, कितने बजे हुआ ये हादसा? देखिए, कल देर रात ये हादसा हुआ है तेहरान में और एक क्लिनिक में ये हादसा हुआ है, जिसमें 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की संख्या अधिक है जो मरने वालों जी। मुताबिक गैस के टैंक में ये धमाका हुआ है और किसी तरह की आतंकी साजिश के बारे में अब तक नहीं बताया गया है। आज से कुछ दिन पहले भी इस तरह का एक धमाका हुआ था, उसमें भी अधिकारियों ने कहा था कि गैस में धमाके की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। किसी तरह की आतंकी साजिश के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।
जी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ। शाहनवाज आलम को पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह हिंसा सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। लेकिन मामले में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा हो गया। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सड़कों पर उतर आए। पुलिस को प्रदर्शन की भनक पहले से थी, इसलिए उन्हें और पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी भड़क गए। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसियों द्वारा पुलिस के साथ जमकर झड़प की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में अजय कुमार लल्लू सड़क पर नीचे गिर गए। ये देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। हंगामे के बीच एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों से काला झंडा खींचते हुए भी नजर आए। पुलिस ने किसी भी कार्यकर्ता को मार्च नहीं निकालने दिया। अजय कुमार लल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया। ये सरकार डरी हुई है, आवाज दबाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख रही है फर्जी तरीके से। इससे पहले कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें देर रात जिस थाने में ले गई, वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। एक तस्वीर में पुलिस के जवान एक कार्यकर्ता पर लाठियां बरसाते हुए भी नजर आए। यही नहीं, पुलिस थाने में मौजूद प्रदर्शनकारियों को भी बाहर कर दिया गया। लाठीचार्ज के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दूसरे नेताओं के साथ थाने के अंदर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। जिसको चाहेंगे उसको मुलजिम बना देंगे, यही लोकतंत्र है। इस मामले में प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्विटर पर एक वीडियो डाला गया, जिसमें पुलिस कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार करके ले जाती हुई दिखी। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर भी हमला बोला, जिस पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से पलटवार किया गया। अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी होता है और जिसने भी अपराध किया है और जांच प्रक्रिया पूरी हुई है तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि एक पेड़ से टक्कर के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा कि तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगते ही कार हवा में उछली और पीछे बनी एक दीवार में अटक गई। टक्कर लगते ही वहां धूल का गुब्बार छा गया। इसी बीच वहां आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, जबकि सड़क से गुजर रही एक दूसरी कार भी वहां रुकी और हादसे में घायल हुए लोगों की मदद में जुट गई। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन पेड़ और दीवार में कार के फंसे होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि कार में सवार लोगों की हालत गंभीर बताई गई। अनलॉक 2 की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को छठी बार संबोधित किया। अपने इस संदेश में उन्होंने कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया, जिसका सीधा फायदा देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को मिलेगा। सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही 1 किलो चने देने का ऐलान भी केंद्र सरकार की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यही नहीं, अनलॉक 1 में बढ़ रही लापरवाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करने की फिर अपील की। स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। जो भी लोग
नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। उधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने चीन के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलने पर उन पर तंज कसा। साथ ही केंद्र सरकार के लॉकडाउन लगाने के फैसलों पर भी सवाल उठाया। यही नहीं, ओवैसी ने पीएम के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने आने वाले कई त्योहारों का जिक्र करते हुए गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाने का ऐलान किया। ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। यह भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना योजना के लॉकडाउन ने कई काम करने वालों का खाना छीन लिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपने कई त्योहारों का नाम लिया लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पहले ही ईद मुबारक। यही नहीं, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी के संबोधन पर निशाना साधा और लिखा कि साउथ इंडिया वो कहाँ है? बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदू हिंदू ही मायने रखता है, यानी उत्तर भारत। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोंडापोचम्मा सागर को मलन्ना सागर से जोड़ने वाली जिस नहर का 1 महीने पहले राज्य के सीएम ने उद्घाटन किया था, उसकी दीवार टूट गई। नहर की दीवार टूटने से आसपास के कई गांवों में सैलाब आ गया। इस घटना के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई, क्योंकि इस बात को अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता था और इस 1 महीने में ही नहर की दीवार टूट गई, जिससे आसपास के कई गांवों में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। एक तस्वीर में कुछ लोग मकान में रखा सामान बचाने के लिए उसका दरवाजा पकड़कर खड़े दिखे। इसी तरह एक दूसरी तस्वीर में कई मकान सैलाब से घिरे नजर आए। दीवार टूटने की वजह से नहर का पानी इन गांवों में घुस आया। इस घटना के बाद तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और मामले की कालेश्वरम सिंचाई परियोजना मामले को जोड़ दिया। तेलंगाना सरकार कहती है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया की उन सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है जिसके तहत गोदावरी नदी का पानी समुद्र तल से 100 मीटर लिफ्ट कर कोंडापोचम्मा सागर में सिंचाई के लिए पहुंचाया जा रहा है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के सीएम ने इसी साल 26 मई को किया था और इसके लिए कोंडापोचम्मा सागर से मलन्ना सागर तक एक नहर बनाई गई थी, जिसकी एक दीवार 1 महीने में ही टूट गई। इस घटना के बाद अब कांग्रेस इस परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जिस पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में करितू गांव के लोगों ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर पथराव कर दिया। बताया गया कि केरुथू गांव में 17 जगहों पर राजस्व विभाग की टीमें चकबंदी का काम करने पहुंची थी, जिन पर गांव वालों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गलत तरीके से खेतों की चकबंदी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया, जिसके बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल हालात संभालने के लिए पहुंची। लेकिन गांव वालों का गुस्सा इससे और भड़क गया और उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी के साथ पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे लोगों को लाठी लेकर दौड़ा दिया। इस बीच खेत से आ रही कुछ महिलाओं पर भी पुलिस वालों ने लाठियां बरसा दी। इस दौरान गांव में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे वहां तनाव के हालात बन गए। भारत से जारी तनाव के बीच चीन की सेना ने पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूती में सैन्य अभ्यास किया। अदन की खाड़ी के किनारे मौजूद इस देश में चीन का एक बड़ा फौजी अड्डा है, जहां उसके सैनिक अभ्यास करते नजर आए। वीडियो में ये सैनिक खास तरह की ड्रेस पहनकर जंग लड़ने की तैयारियां करते दिखे। इस दौरान उन्होंने पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का भी अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान कई जवान एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ दूसरे जवान रेत की बोरियों के पीछे छिपकर दुश्मन को निशाना बनाने का अभ्यास करते दिखे। इन सैनिकों ने अपने घायल साथियों को जंग के मैदान से बचाकर लाने और उनका इलाज करने का भी अभ्यास किया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में साथ काम करने वाली संजना सांघी से मुंबई पुलिस ने 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में मुंबई पुलिस ने संजना सांघी से फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत पर लगाए गए छेड़खानी के आरोपों सहित फिल्म के दौरान उनके डिप्रेशन में जाने से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। पुलिस के मुताबिक संजना ने अपने बयान में सुशांत पर ऐसा कोई भी आरोप लगाने से इनकार कर दिया।
संजना के मुताबिक सुशांत पर उन्होंने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये उन्हें बदनाम करने के लिए एक साजिश थी। मुंबई पुलिस को दिए बयान में संजना ने बताया कि 2018 में जब मी टू कैंपेन चल रहा था तो उसी समय किसी ने अफवाह उड़ा दी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वो उस वक्त अपनी मां के साथ अमेरिका घूमने गई थी। फिल्म का एक हिस्सा शूट हुआ था। शेड्यूल डेट्स के मुताबिक उनके पास काफ़ी समय था, इसलिए वो अमेरिका चली गई। जब वो वहाँ से वापस लौटी तब उन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिली। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई दी और बताया कि ये सब झूठी कहानियाँ हैं और उनके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं हुआ। वो सुशांत और फिल्म के निर्देशक मुकेश दोनों से मिली थी। सुशांत इस वाक्य की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे। उन्होंने बताया कि मी टू कैंपेन के बहाने उन्हें कैसे बदनाम करने की साजिश रची गई थी और किस तरह उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। आंध्र के नेल्लूर में एक अधिकारी को मास्क के लिए टोकने वाली एक कर्मचारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 27 जून को नेल्लूर में राज्य के पर्यटन विभाग के तहत आने वाले एक होटल में हुई थी, जिसका एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। 27 जून को ही इस घटना के सीसीटीवी वीडियो में पर्यटन विभाग के एक होटल के डिप्टी मैनेजर को एक कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए देखा गया। इससे पहले आरोपी कर्मचारी की तरफ एक हाथ से इशारा करते हुए उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंच गया। दोनों के बीच बहस हुई और इसी बहस के बीच होटल के डिप्टी मैनेजर ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके सिर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसने साथ में टेबल पर रखे लकड़ी के एक टुकड़े से उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने तब तक महिला को पीटा जब तक कोई उसे बचाने वहां नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि जिस कर्मचारी के साथ मारपीट हुई वो दिव्यांग है। इस घटना के 3 दिन बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए चिंता जताई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में अगर हम कोरोना के आंकड़ों को देखें तो 2199 ये आंकड़े सामने आए हैं और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के ये 2199 मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 62 मरीजों की मौत हुई है और दिल्ली में अब तक 58,348 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,113 लोग भी जो है वो ठीक हुए हैं, लेकिन अगर इसी के साथ कुल आंकड़ा भी देखें तो वो 85,000 से ऊपर हो गया। दक्षिणी रूस के एक इलाके में फसल लाद कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर में भीषण आग लगी। बताया गया कि ट्रैक्टर की ट्रॉली में किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंक दी, जिसने जल्द ही आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर लपटों में घिर गया। ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉलियों में सूखी फसल लदी थी, जिसकी वजह से आग और तेजी से भड़कने लगी। आग बुझाने के लिए ड्राइवर ने ट्रैक्टर को पूरी सड़क में लहराना शुरू कर दिया, लेकिन इससे आग और भड़क गई। ट्रैक्टर के तेजी से दाएं और बाएं होने की वजह से ट्रॉलियों में लदा सामान जलते हुए नीचे गिरने लगा। तमाम कोशिशों के बाद भी ड्राइवर आग को बेकाबू होने से नहीं रोक पाया। चीन के कैप पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर देश भर में लोगों ने खुशी जताई। 2 दिन पहले देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप बंद करने का फैसला लिया था, जिसका देश भर के लोगों ने स्वागत किया। देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आईं, उनमें एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से सामने आई, जिसमें कुछ लोग चीन के 59 ऐप बंद होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग ढोल बजाते दिखे, जबकि कुछ लोग हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए नजर आए। यही नहीं, एक आदमी तो पीएम मोदी की तस्वीर को भी मिठाई खिलाता दिखा। बाद में सरकार के इस फैसले से गदगद लोगों ने चीन के विरोध में नारेबाजी भी की। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोगों ने चीन के 59 ऐप बंद होने पर खुशी जताई। चीन का विरोध जताने के लिए कुछ लोग पर्चे जलाते भी नजर आए, जिन पर बंद हो चुके चीनी ऐप की तस्वीरें दिखाई दी। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में है हम। जो चाइनीज 59 ऐप्स बंद किए गए हैं वो बहुत जरूरी थे। दिल्ली के पास नोएडा से भी कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बच्चों तक ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए अपने मोबाइल फोन से टिकटॉक ऐप हटा दिया। मैं भारत सरकार के साथ हूँ और मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया है। नो मोर टिकटॉक। LAC पर चीन की चाल को मात देने की तैयारी भारत ने वक्त रहते कर ली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
5 और 6 मई को जब LAC में 3 इलाकों पर विवाद शुरू हुआ तो भारत ने चीन की चाल को समझते हुए तुरंत वायुसेना को अलर्ट कर दिया था और इसके बाद वायुसेना के कई मालवाहक जहाजों का इस्तेमाल LAC तक गोला बारूद पहुंचाने में किया गया था। साथ ही वहां सैनिकों की तैनाती के अलावा मी-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए। इतना ही नहीं, टैंक और तोपखाना और गोला बारूद भी ले और बाकी एयरबेस पर पहुंचाया गया ताकि चीन की किसी भी चालाकी का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पिस्तौल दिखाकर धमकी देने का वीडियो वायरल हो गया। बिहार के कैमूर में 2 लड़के का पिस्तौल लहराते हुए धमकी देने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया ये वीडियो कुछ दिनों पुराना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2199 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 87,000 के पार हो गई। अब तक दिल्ली में कोरोना के 2,742 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिस वाले घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राजस्व निरीक्षक मोहम्मद इफ्तार तो जगन्नाथ से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रमेश को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में पुलिस ने 20,000 के इनामी एक बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। यूपी के बांदा में 2 गाड़ियों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बड़े पैमाने पर बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। दिल्ली सरकार ने हर जिले के डीएम को आदेश दिया कि रोजाना अपने जिले में 2,000 एंटीजन टेस्ट का लक्ष्य रखें। अभी दिल्ली में हर जिले में करीब 1,000 एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। यही नहीं, एंटीजन टेस्ट के सेंटर भी 193 से बढ़ाकर 250 करने का निर्देश दिया गया। ये नए टेस्ट सेंटर कंटेनमेंट जोन के पास खोलने के लिए कहा गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से एंटीजन टेस्ट का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। अभी तक रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल कंटेनमेंट जोन में ही हो रहे थे, लेकिन ICMR के दिशा निर्देश के मुताबिक अब सभी कंटेनमेंट जोन, केंद्र और राज्य सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में, मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में और ICMR की अधिकृत प्राइवेट टेस्टिंग कोरोना टेस्टिंग लैब में भी एंटीजन टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद में पड़ोसी ने एक सिपाही के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही के परिवार की कई महिलाएं भी घायल हो गई। बताया गया कि इलाके के थाने में शिकायत करने के बावजूद हमलावरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर पूरी घटना के साथ ही पुलिस के रवैये की जांच का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस वीडियो को देखकर पुलिस के आला अधिकारियों की नींद टूटी, उस पर इलाके के थाने का रवैया किसी को भी हैरान कर सकता है। वीडियो में कुछ लोग लाठियों से एक परिवार पर हमला करते दिखे। हालांकि दूसरी तरफ से भी एक शख्स इस हमले का जवाब देता नजर आया, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे पक्ष पर टूट पड़े और उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। एक हमलावर ने एक महिला पर इतनी जोर से वार किया कि वो लाठी की चोट से वहीं गिर पड़ी। महिला के जमीन पर गिरते ही एक लड़की उसे उठाने पहुंची। इस बीच एक और महिला ने हमलावर को रोकने की कोशिश की। इस पर हमलावरों का गुस्सा इसी महिला पर फूट पड़ा। कुछ ही पल में पूरी जगह जंग के मैदान में बदल गई और कुछ लोग तो इस झगड़े में पथराव करते भी नजर आए। हालांकि हमलावरों की तरफ से एक महिला ने मरने मारने पर उतारू लोगों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश का कोई असर पड़ता नहीं दिखा। दूसरे पक्ष के लोगों के भाग जाने के बाद ये लड़ाई थमी, लेकिन इसके बाद मारपीट में घायल एक महिला के सिर से खून बहता नजर आया। इस महिला ने फोन पर पूरी घटना के बारे में अपनों को बताया। मारपीट के इस मामले में थाने में मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शांति भंग करने की नरम धाराओं में चालान काटकर आरोपियों को छोड़ दिया। टिड्डियों के हमले को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक के छिड़काव का परीक्षण किया। वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया। बताया गया कि कृषि मंत्रालय ने मई 2020 में ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ करार किया था, जिसमें Mi-17 हेलीकॉप्टर 800 लीटर के सिलेंडर उसमें लगाए गए, जिसके जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। इस प्रणाली के तहत 40 मिनट में 750 हेक्टेयर इलाके पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। अमेरिका के सियाटल में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के 737 मैक्स विमान को उड़ाकर उसका परीक्षण किया गया।
2 बड़े हादसे होने के बाद बोइंग के इन विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी गई। लेकिन खामियों को दूर करने का दावा करने के बाद इस विमान का एक बार फिर परीक्षण किया गया। ये ट्रायल अमेरिका में नागरिक उड्डयन विभाग का काम देखने वाली एजेंसी FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में किया गया, जिसमें उसके ही पायलटों ने विमान को उड़ाकर उसकी अच्छी तरह जांच की। काफी देर की उड़ान के बाद विमान को रनवे पर उतार लिया गया। उतारने के बाद विमान को रनवे से दूर ले जाया गया, जहां नीचे मौजूद इंजीनियरों ने भी विमान की जांच की। 737 मैक्स नाम का ये विमान बोइंग के सबसे ज्यादा बिकने वाले जहाजों में एक है, लेकिन हादसों की वजह से दुनिया भर में इसकी उड़ान पर रोक लगी हुई है। बिहार के दरभंगा में गैस कटर का इस्तेमाल कर गहनों की दुकानों में चोरी की एक घटना सामने आई, जिसमें चोर दुकान का शटर तोड़कर गहने और पैसे लेकर भाग निकला। लेकिन चोरी की ये घटना दुकान के अंदर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में चोर गैस कटर से दुकान का शटर काटते नजर आए। चोरों ने शटर का उतना ही हिस्सा काटा जितने से वो दुकान के अंदर आसानी से दाखिल हो सकते थे। दुकान के अंदर घुसने के बाद 2 चोर सबसे पहले अलमारी खोलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जब अलमारी नहीं खुली तो एक चोर बाहर रखे एक बॉक्स को तोड़ने लगा, जबकि दूसरा शटर के टूटे हिस्से को ढकता दिखा ताकि किसी को शक न हो। हालांकि थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करने पर चोर अलमारी खोलने में कामयाब हो गया। फिर तो दोनों ने जल्दी जल्दी गहने और सामान एक बैग में रखे और उसे शटर के टूटे हिस्से से बाहर निकाल दिया। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी अलमारी में रखी तिजोरी नहीं खुली। लेकिन चोरों ने हार नहीं मानी और गैस कटर के इस्तेमाल से तिजोरी तोड़कर पैसे निकाल लिए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दूसरे दिन दुकान के मालिक ने वारदात की जानकारी थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर चोरों के गैंग की तलाश शुरू कर दी। वहीं दुकानदार ने दावा किया कि इस मामले में पुलिस की जांच तेज होने के बाद उन पर भी हमला हुआ। मोहम्मद कैफ ने क्रिकेट का अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया। मोहम्मद कैफ ने अपने घर पर क्रिकेट का अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया और लोगों को जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए क्रिकेट से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67 पुलिस वाले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। राज्य में अब तक 4800 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो चुका है। हरियाणा में सोनीपत के गोहाना में रात को गश्त पर निकले 2 पुलिस वालों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान उच्चायोग के 39 अधिकारी अपने परिवार के साथ अटारी बॉर्डर से देश लौट गए। कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को अपने दूतावास में 50% स्टाफ को कम करने को कहा था। भारतीय उच्चायोग के कई कर्मचारी पाकिस्तान से अपने वतन लौट आए। पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में 50% की कटौती का आदेश देने के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय उच्चायोग के भी उतने ही कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया था, जिसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर से भारतीय उच्चायोग के कई कर्मचारी अपने परिवार समेत भारत लौटे। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें बॉर्डर तक छोड़ा, जो भारत की सीमा में खड़ी बस में चढ़ते नजर आए। हालांकि पाकिस्तान से लौटने वाले ज्यादातर कर्मचारी इसकी वजह बताने से बचते दिखे, लेकिन कुछ ने इसे सरकार का आदेश बताया। आपको न्यूज में आया ही था 50% है। हाँ 50%। तो क्या कारण क्या रहा है कोविड-19? ये पता नहीं है मुझे, लेकिन हमारा तो ट्रांसफर था तो मैं आ गया। मुंबई में ताज ग्रुप के 2 होटलों को फोन करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद दोनों होटलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहर के कोलाबा में मौजूद ताज होटल में रात करीब 12:30 बजे एक फोन आया, जिसमें होटल पर हमला करने और उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद दूसरा फोन बांद्रा के होटल ताज लैंडन में किया गया और वहां भी इसी अंदाज में धमकी दी गई। फोन पर धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि मुंबई में फिर से पुराने जैसे हमले होंगे। इसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पता चला कि दोनों फोन पाकिस्तान के कराची से किए गए। धमकी भरे फोन आने के बाद दोनों होटलों के साथ पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। होटल ताज एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से कॉल आई है। रात को करीब 12:30 बजे कॉल आने की खबर है, जिसमें ये धमकी दी गई है कि ताजमहल होटल को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ताज होटल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ताज के चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स रोड से, उन सभी रोड को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,70,000 के आंकड़े को पार कर गए। वहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,74,761 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 4,878 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में वहां 245 मरीजों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 7,855 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के डिट्रॉइट में पुलिस ने रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। ये लोग पुलिस की गाड़ी को रोककर उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें बैठे पुलिस वाले ने प्रदर्शनकारियों पर ही गाड़ी चढ़ा दी। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारी उस गाड़ी को घेरे हुए नजर आए। गाड़ी के सामने खड़े लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अंदर बैठे पुलिस वाले ने गाड़ी को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया। टक्कर लगने से गाड़ी के सामने खड़े कई लोग सड़क पर गिर पड़े। पुलिस की ये हरकत देख कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने दोबारा गाड़ी बढ़ा दी और एक प्रदर्शनकारी को बोनट पर लादे हुए ही वो वहां से दूर निकल गया। इस हादसे में करीब 12 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं। नेपाल में नागरिकता कानून के संशोधन में विधेयक का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इस विधेयक के कानून बनते ही नेपाल में शादी करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले नेपाल की संसद में ये विधेयक पेश किया गया था, जिसे कानून बनने से रोकने के लिए नेपाल के कई जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी काठमांडू से भी आई, जहां जनता समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। बैनर और पोस्टर पकड़े लोगों ने एक जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और नौजवान दिखे। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ नारे लिखे बैनर और पोस्टर पकड़े नजर आए। बताया गया कि इस विधेयक का सबसे बुरा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जिनका भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल में अब तक शादी करने के तुरंत बाद विदेशी महिला को नागरिकता के साथ साथ दूसरे अधिकार मिल जाते हैं। अभी इस वक्त की बड़ी खबरें।